students, today we will discuss about the all the NCERT or all the important question related to the chapter 1 life processes. We have earlier learned about this chapter and today we will discuss these questions. Hope so आप इनको solve करने में आपको easy हो जाएगा अगर आप chapter पढ़ चुके हैं तो. Okay, let's start. First question is why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human? मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन, हम लोगों में ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से अगर हम में ऑक्सीजन आएगी तो वो कम क्यों होती है. ठीक है ना, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस से क्यों नहीं लेते हैं. ठीक है ना, उससे हमें डेफिशिएंट क्यों है, उससे कम क्यों हो जाती है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में. तो इसलिए क्योंकि हम लोग मल्टी सेल्यूलर है, हमारे पास बहुत सारी सेल्स होते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी बॉडी होती है और बॉडी का हर एक सेल जो है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, इसीलिए हमें डिफ्यूजन प्रोसेस सूटेबल नहीं है. जैसे कि अब यूनिसेल्यूलर में देखेंगे वहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस ओके, क्योंकि एक ही सेल होती है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है एनवायरनमेंट के, लेकिन हमारी सेल्स नहीं होती. नेक्स्ट, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव. क्या क्राइटेरिया है कि हम किसी को लिविंग कहेंगे. तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे जो वॉक कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, जिसमें कोई ग्रोथ होती है और अदर विजिबल चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि वो अलाइव है. और मतलब इसी बेसिस पर हम अलाइव और डेड के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड हैं. तो हमारी लाइफ प्रोसेसेस जो कि हम पढ़ रहे हैं दैट इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, तो ये सारी प्रोसेसेस क्या है हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं. नेक्स्ट इज द वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस. प्लांट को कहाँ से मिलता है रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस करने के लिए. ओके, तो देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है वो फॉर्मेशन ऑफ दी फूड के लिए होती है. प्लांट अपना जो फूड बनाते हैं, तो प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं उसके लिए 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज़ क्लोरोफिल, CO2, वाटर एंड सनलाइट. क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्लांट की लीफ में ही प्रेजेंट होता है. CO2 जो होता है वो सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं वाया स्टोमेटा जो टाइनी पोर्स होते हैं उनके थ्रू. वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होती है, यानी कि सॉइल से रूट्स जो होती हैं प्लांट की वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं. सनलाइट एसेंशियल है उसके लिए, क्योंकि सनलाइट एज अ एनर्जी वर्क करता है जो हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज़फुल है. ओके, नेक्स्ट इज दी व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक. हमारा जो स्टमक है वहाँ पर HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सिक्रीट होता है. क्यों रिक्वायर्ड है, क्या रोल है उसका एसिड का. तो जो HCl है उसके बेसिक देखे जाएँ तो 3 काम है. एक, आपके फूड में आने वाले जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी कि जो जर्म्स है उनको किल करने में हेल्प करता है. दूसरा, आप जो फूड खाते हैं उनमें से अगर कोई हार्ड सब्सटेंस है तो उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि HCl जो है आपका वो क्या बनाता है, एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, क्योंकि हमारे स्टमक में पार्शियल प्रोटीन का डाइजेशन होता है. प्रोटीन के डाइजेशन के लिए वहाँ पर पेप्सिनोजन होता है, लेकिन पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है. तो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए HCl चाहिए होता है. तो पेप्सिनोजन एक्टिवेट होगा और पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और फिर पेप्सिन क्या करेगा, उसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन एक्टिव तभी होगा जब वहाँ पर HCl सिक्रीट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपलर फॉर्म सो दैट वी कैन एब्जॉर्ब इट. अगर हमारे पास सिंपल फॉर्म में नहीं होगा फूड तो हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं डाइजेशन. और डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स.
What is the small intestine, sorry, how is the small intestine designed to absorb digested food? Digested food जो है उनको absorb करने के लिए किस तरीके से इंटेस्टाइन को डिज़ाइन किया गया हमारी बॉडी में? देखिए, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत नैरो होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका डाइजेशन भी होता है कंप्लीट और एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो ऐसा करने के लिए वहाँ पर छोटे छोटे माइक्रोविलाइज, जो ऐसा स्ट्रक्चर्स मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था, ये क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, विलाइज प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते, दिस इज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ऐसा होने की वजह से उसके अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सी अगर हम देखेंगे तो बहुत पतली सी ऐसी इंटेस्टाइन्स होती हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम उनके अंदर ऐसे ऐसे कर्व्स यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप करने लग जाएंगे तो उसके अंदर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर पाएंगे एंड उसको ब्लड में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। Next is the what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? Very important question। और इसका अगर हम मतलब समझे तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी कि जो लैंड पे रहने वाले, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ज़मीन पे रहने वाले होते हैं, वो किस तरीके से ज़्यादा एडवांटेज है उनको, जो ज़मीन पे रहने वाले हैं उनको किस तरीके से ज़्यादा एडवांटेज है कि उन्हें रेस्पिरेशन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ओके, तो सिंपल है कि जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म उनको ऑक्सीजन मिलती है पानी से ही, पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, ठीक है, और वो वहीं अंदर ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ कैसे करते हैं, आपने फ़िश को देखा होगा, तो फ़िश कॉन्टिन्यूसली वाटर को क्या करती रहती है, ड्रिंक करती रहती है, उससे वो ऑक्सीजन को निकालती है और फिर क्या करती है, वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेती है ना, और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है और वाटर को रिलीज कर देती है, ठीक है, अपने गिल्स के थ्रू। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि ऑक्सीजन सरप्लस अमाउंट में हमारे सराउंडिंग में है, बहुत सारी ऑक्सीजन है हमारे सराउंडिंग में, हम उसको इजीली इनटेक कर सकते हैं। लेकिन जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है यानी कि वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल काफ़ी कम होता है। ओके, तो हम लोग ज़्यादा फायदे में हैं कंपैरेटिवली टू दी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। Next come to the question, how are the lungs designed in human beings to maximize the area for the exchange of gases? कि lungs को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ताकि उसका एरिया बढ़े और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करे। सी अभी आपने स्मॉल इंटेस्टाइन का देखा कि किस तरीके से उसका एरिया डिज़ाइन किया गया है ना, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से। सेम यहाँ पर लंग्स में भी क्या होती हैं, एल्वेलाई। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई है वैसे यहाँ पर क्या है, एल्वेलाई है। तो एल्वेलाई जो होती हैं ये छोटे छोटे आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वेलाई, और एल्वेलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके। ओके, और जो एल्वेलाई होती हैं फिर वो जुड़े हुए होते हैं आपके ब्लड वेसल्स से, और जो भी ऑक्सीजन को वो एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको हमारे क्या करेंगे, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करेंगे। क्लियर? ओके, तो कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज़ द सिंगल एल्वेलाई, एक एल्वेलाई। हमारी इतना एल्वेलाई होते हैं हमारे दोनों लंग्स में कि अगर हम एल्वेलाई को निकालें और उनको ऐसे अगर अरेंज करें वन बाय वन पूरे, मतलब तो जो अप्रॉक्स आपका टेनिस कोर्ट जो होता है ना उसका जो साइज़ है वो पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना, पूरे टेनिस कोर्ट के साइज़ में आपके पूरे लंग्स के एल्वेलाई आ जाएंगे, ठीक है, इतने ज़्यादा एल्वेलाई होते हैं, लेकिन वो क्लस्टर फॉर्म में होते हैं ना, ताकि वो सरफेस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो ये एक सिंगल एल्वेलाई कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, और लाइक दिस ये ऐसा होगा, और उसके सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये सराउंडिंग में उसकी क्या है, ब्लड कैपिलरीज। अब जब आप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन गैस जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर कौन सी मूव कर रही होती है, CO2 गैस अलॉन्ग विद दी ब्लड, HB हमेशा किसके साथ होती है, हीमोग्लोबिन ही कैरियर है, हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस होगी,
डिफ्यूजन हायर से लोअर की तरफ, यहाँ हायर O2 है तो वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ कौन है CO2 हायर है तो वो इधर। तो जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो CO2 बाहर आ जाती है, ब्रीद इन करते हैं तो CO2 अंदर आती है। अब यहाँ पर एक्सचेंज होकर के क्या बना देगा Hb+O2 और आपका ब्लड क्या हो जाएगा प्योरीफाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर दी कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स, और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो हमारे पास मैंने बताया था जो सिस्टम होता है वो हमेशा कंपोनेंट से बना हुआ होता है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना होता है। तो बेसिकली हमारे पास हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कंपोनेंट है। हार्ट का काम क्या है, ये कार्डियक मसल्स का बना होता है और इसका काम क्या, पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है, और रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट रिसीव करेगा, हार्ट का काम क्या है, सारा गंदा ब्लड रिसीव करेगा, फिर उसको भेजेगा लंग्स को, लंग्स में एल्वेलाई उसको प्योर करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिर प्योर करने के बाद दोबारा जाएगा वो ब्लड हार्ट में और हार्ट फिर से पंप करेगा अच्छा वाला ब्लड बॉडी में। ओके, तो हार्ट से जो जाता है वो होता है प्योर ब्लड बॉडी की तरफ, और बॉडी से जो आता है हार्ट की तरफ वो होता है इम्प्योर ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या है, ब्लड का काम क्या है, वो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या है, ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं, जो इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड टू दी ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, लाना और ले जाना ब्लड को, ठीक है। Now what are the component of the system, transport system in the highly organized plant। अब जैसे हम में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सेम प्लांट में भी है। तो प्लांट में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम है, तो जाइलम का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ द वाटर, और फ्लोएम का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ द फूड, ठीक। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है, पहले तो ये पता होना चाहिए नेफ्रॉन क्या है। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की बेसिक यूनिट है। जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई हैं, आपके लंग्स में एल्वेलाई हैं, वैसे ही हमारी किडनी में क्या है, बहुत सारे नेफ्रॉन है, और ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पर इस नेफ्रॉन का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। ये फिल्टर करता है, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट्स है, जित मेजर अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी कि सेलेक्टिव पार्टिकल्स जो कि आपके अच्छे पार्टिकल्स होते हैं, बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, उन सबको क्या करेगा, फिल्टर करेगा, और रेस्ट ऑफ क्या होगा, यूरिन फ्लो में रिलीज कर देगा, जो आपका वेस्ट मटीरियल हो गया। मतलब मेन कंपोनेंट है ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स जो उसके हैं। तो फंक्शन क्या है इसका, ब्लड एंटर करेगा, ठीक है, रीनल आर्टरी से, और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस में जाएगा, ग्लोमेरुलस में जाएगा, और वहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल होती है। ये ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको कि ये बोमेन है, और यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल लेके जाती है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस होता है, फिल्ट्रेशन होगा, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है जो ब्लड को लेके जाएगी। जो भी यहाँ पर फिल्टर हुआ है वो आपका नीचे कौन से ट्यूब्यूल्स होती हैं, PCT, फिर लूप ऑफ हेनेले, फिर DCT, ठीक है, और फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। तो जो PCT, लूप ऑफ हेनेले और DCT, इनका काम क्या होता है, रीएब्जॉर्ब करना। जो भी यहाँ फिल्टर हुआ है उसका जो भी इम्पॉर्टेंट मटेरियल है उसको दोबारा से रीएब्जॉर्ब करेगा, एंड द वेस्ट मटेरियल दैट इज द यूरिन उसको पास ऑन करेगा कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो ये पूरा काम किसका है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ये पूरी जो थ्योरी है वो यही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया, और फाइनली वहाँ से वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, जो आपके यूरेटर्स है वो यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएंगे, एंड देन यूरिथ्रा, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर दी मेथड यूज बाय द प्लांट टू गेट रिड ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देखो जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वैसे प्लांट भी करते हैं, जैसे हम एक्सक्रीशन करते हैं वैसे प्लांट भी एक्सक्रीट करेंगे अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। तो जो आपके प्लांट होते हैं उनमें एक्सेस ऑफ वाटर अगर है, मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि प्लांट सिर्फ 1% ही कंज्यूम करते हैं, रेस्ट ऑफ 99% उसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर। उसके अलावा जो भी आपके जो टिश्यूज़ हैं, डेड सेल्स हो गए, या उसके अलावा कोई भी ऐसे पार्ट जैसे लीव्स हो गए हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, उनको भी क्या करता है वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है।
उसके अलावा रेजिन्स हैं, गम्स हैं, ये सब भी क्या होते हैं, वो ओल्ड जाइलम है, इन सबको भी क्या कर लेता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है सॉइल में ही। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी हाउ आर दी फैट्स डाइजेस्टेड इन आर बॉडी। फैट कैसे डाइजेस्ट होता है बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड में भी। तो फैट कैसे डाइजेस्ट होता है, देखो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, आपको पता है। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास लिवर और पेनक्रियाज होते हैं। ठीक है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। ठीक है, जैसे प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, वैसे फैट के डाइजेशन के लिए एल्केलाइन मीडियम चाहिए। ठीक है, एल्केलाइन यानी कि बेसिक, वो एसिडिक चाहिए, यहाँ पर बेसिक मीडियम। तो बाइल जूस क्या करता है, जूस सिक्रीट करता है जो उसको क्या कर देगा, अल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा। और लाइपेज जो है वो सिक्रीट कर देता है क्या, सॉरी पेनक्रियास क्या सिक्रीट करेगा, लाइपेज। और लाइपेज इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा किस में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो फैट का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो फैट इस तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, सेम ही चीज़ बताइए उसमें। सलाइवा का क्या रोल है, तो माउथ में सलाइवा होता है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। उसके अलावा सलाइवा आपको बोलने में हेल्प करता है। सलाइवा में एंजाइम होता है दैट इज सेलेवरी अमाइलेज, जो क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को इनटू दी सिंपलर फॉर्म दैट इज द माल्टोज शुगर। उसके अलावा सलाइवा जर्म्स को भी मारने में हेल्प करती है और बोलने में भी हेल्प करती है, और आपका जो फूड है उसको मिक्स करने में भी हेल्प करती है फॉर द मेस्टिकेशन पर्पजेस। ओके, नेक्स्ट हाउ आर दी एल्वेलाई डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज। तो एल्वेलाई का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एल्वेलाई को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वुड बी दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या होगा अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा। तो हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा अगर, तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट है किसका, ऑक्सीजन का, CO2 का, वो कैसे होगा। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हमें एनीमिया हो जाएगा और प्लस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। ठीक है, डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन यानी कि ट्वाइस टाइम ब्लड पासेस फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से 2 बार ब्लड पास हो रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड। तो 2 प्रकार के सर्कुलेशन है दैट इज द पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक। पल्मोनरी जो आपके लंग्स और आर्टरी, सॉरी लंग्स और हार्ट के बीच में होगा, सिस्टेमिक जो आपके हार्ट और बॉडी के बीच में होगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता देती हूँ, कुछ ऐसे इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, तो आपको पता है एक्सक्रीशन है ना, एक्सक्रीशन करने के लिए, तो ये उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। आपको इतना डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे कट शॉर्ट करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जाइलम प्लांट किस चीज़, जाइलम जो होता है प्लांट में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रिक्वायर होता है उसके लिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए और CO2 और वाटर भी चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, खुद फूड बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांट्स, तो वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक। ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, कहाँ पर होगी ये, तो पायरुवेट का ब्रेक डाउन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट में। तो जो पायरुवेट है उसके बाद डिपेंड करता है कि आप प्रोसेस किस में हो रही है, हायर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म, इस सब की बात होती है ना। तो जो ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट का वो क्या देता है, CO2 वाटर एनर्जी, और ये कहाँ पर होगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, थैंक यू सो मच। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं। ठीक है ना,
और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।